Hello students, today I am going to start a new topic of Indian Contract Act 1872 that is Contract of Indemnity. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ने से पहले हमें इंडेमनिटी का मतलब पता होना चाहिए कि इंडेमनिटी होता क्या है। तो इंडेमनिटी का मतलब होता है हानि की सुरक्षा, यानी कि लॉस की सिक्योरिटी करना या कंपनसेट प्रोवाइड कराना एक्सेट्रा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। द टर्म इंडेमनिटी लिटरली मीन्स सिक्योरिटी और कंपनसेशन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। तो इंडेमनिटी का लिटरली मीनिंग क्या होता है? सिक्योरिटी और कंपनसेशन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, ये एकदम परफेक्ट बैठती है इंडेमनिटी के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इंडेमनिटी मतलब लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना। अब सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस caused to himself by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity। ध्यान दीजिएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है? जहाँ पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि अगर दूसरी पार्टी को कोई लॉस होता है, या तो जो प्रॉमिस कर रहा है उसकी तरफ से या फिर उसके किसी एजेंट या फिर किसी थर्ड पार्टी की तरफ से अगर लॉस होता है दूसरी पार्टी को, तो वो जो प्रॉमिसर है, जो फर्स्ट पार्टी है, वो सेकंड पार्टी को कंपनसेट करेगी। समझ में आया? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ये बोला गया है कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस करता है कि अगर दूसरे व्यक्ति को कोई भी लॉस होता है, या तो पहले व्यक्ति की किसी हरकत की वजह से या फिर किसी तीसरी व्यक्ति की हरकत की वजह से, तो उस लॉस की जिम्मेदारी पहला व्यक्ति जो प्रॉमिस कर रहा है वो उठाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है और ये सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे प्रॉमिसर और प्रॉमिसी टर्म्स यूज़ नहीं होते हैं, यहाँ पे दूसरे टर्म यूज़ होते हैं। वो क्या क्या है देखिए। तो दो पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैज़ टू पार्टीज। पहला इंडेमनीफायर, यानी कि द प्रॉमिसर जो प्रॉमिस करता है, और दूसरा इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि जिसको प्रॉमिस किया जाता है, द प्रॉमिसी। ये याद रख लीजिएगा, इंडेमनीफायर द प्रॉमिसर, इंडेमनिटी होल्डर द प्रॉमिसी। ओके, अब इसके एसेंशियल क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के? तो पहला है पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, थर्ड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, फोर्थ एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जो यहाँ पे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ओके, आप इनको ब्रीफ में पढ़ते हैं। तो पहला है पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज, नेमली इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर। तो दो पार्टीज होनी चाहिए, इंडेमनीफायर जो कि प्रॉमिसर है और इंडेमनिटी होल्डर जो कि प्रॉमिसी है। ठीक है, अब प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, यानी कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रॉमिस फॉर द लॉस। तो इंडेमनिटी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसमें क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ लॉस कहा गया है क्योंकि इंडेमनिटी टर्म का मतलब ही वही है। तो यहाँ पे वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि यहाँ पे वो प्रॉमिस होना ज़रूरी है जिसमें ये कहा गया हो कि कोई लॉस अगर कॉज होता है तो हम उसे कंपनसेट करेंगे। ठीक है, थर्ड है ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकते हैं। ये जो इंडेमनिटी जो बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये एक्सप्रेसली भी बन सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब जो फोर्थ है वो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने बताया है कि इसमें मैं ब्रीफ में वीडियो भी बनाऊंगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा, बट यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने पढ़ा। द प्रिंसिपल ऑफ
द जनरल लॉ of the contract contained in section 1 to 75 of Indian Contract Act 1872 are applicable to them. Therefore, it must possess all the essentials of valid contract. तो यहाँ पे बहुत ही छोटे में मैंने बताया है, हमने ये नहीं बताया कि essentials of valid contract एक्चुअल में है क्या. वो कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. अब है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज़ ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ बिटवीन द इंडेमनीफायर एंड द इंडेमनीफाइड. इंडेमनीफाइड में तब भी इंडेमनिटी होल्डर ही होता है कि जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ही होना चाहिए, और वो किसके बीच में होना चाहिए, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर के बीच में. ठीक है. अब राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, तो सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कुछ राइट्स प्रोवाइड कराता है इंडेमनिटी होल्डर को. ठीक है. वो क्या राइट्स हैं? इंडेमनिटी होल्डर यानी कि प्रॉमिसी को कुछ राइट्स मिले हुए हैं यहाँ पे टू सिक्योर हिज लॉस. ठीक है. एज पर सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू द प्रॉमिसी, द इंडेमनीफाइड, द इंडेमनिटी होल्डर अगेंस्ट द प्रॉमिसर. इंडेमनीफायर प्रोवाइडेड दैट द एक्ट he acted within the scope of his authority. तो अब ध्यान दीजिए कि जो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर है वो किसके अगेंस्ट में लगे हैं उसे, इंडेमनीफायर के. क्योंकि प्रॉमिस कौन कर रहा है, इंडेमनीफायर. प्रॉमिस किसको कर रहा है, इंडेमनिटी होल्डर को. अगर वो अपना प्रॉमिस ब्रेक करता है या उसे नहीं पूरा करता है तो ये राइट्स इंडेमनिटी होल्डर के पास है, जिससे वो अपने जो भी लॉस हुए हैं उसे या फिर जो भी प्रॉमिस तोड़ा गया है उनको प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है. तो पहला इस पर 3 राइट्स हैं मेन. फर्स्ट है राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन अ सूट. तो ये सेक्शन 125 क्लॉज सब क्लॉज 1 में दिया गया है. ठीक है. दूसरा है राइट टू रिकवर द कॉस्ट इनकर्ड इन डिफेंडिंग अ सूट. ये सेक्शन 125(2) में दिया गया है. और राइट टू रिकवर सम्स पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज, ये सेक्शन 125(3) में दिया गया है. चलिए ब्रीफ में देखते हैं. तो जो फर्स्ट राइट है इंडेमनिटी होल्डर का वो क्या है, राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन सूट. यानी कि एन इंडेमनिटी होल्डर हैज़ द राइट to recover from the indemnifier all the damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the contract of indemnity applies. यानी कि इंडेमनिटी होल्डर के पास ये राइट है कि जो भी डैमेजेस या जो भी आप कह सकते हैं कि पैसा वो सूट में, अब कौन सा सूट, देखिए जो केस वो लड़ रहा है ना कोर्ट पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए, अपने उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो भी इनकर्ट कर रहा है मनी वगैरह वो किससे कंपेल कर सकता है, इंडेमनीफायर से. क्योंकि प्रॉमिस किसने ब्रेक करा है, इंडेमनीफायर ने. और उस वजह से प्रॉब्लम किसको हो रही है, इंडेमनिटी होल्डर को. उसे कोर्ट में जाना पड़ रहा है तो कोर्ट में लगती है फीस, उस फीस को वो वहाँ से रिकवर कर सकता है. सेकंड है राइट टू रिकवर कॉस्ट इनकर्ड इन डिफेंडिंग अ सूट. वही चीज़ है कि कोई अगर ऑब्वियस सी बात है जब हम केस लड़ते हैं तो उसमें फ़ीस लगती है, वो फीस भी वो इंडेमनीफायर से ले सकता है.